आइए दोस्तों शुरू करते हैं केंद्रीय बजट 2026-27 का। अगर इस बजट का पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोस्ट में देखिए, वहाँ पेज स्क्रीनशॉट का भेजा हुआ है और जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा पीडीएफ वगैरह भी है बीपीएससी से संबंधित। हम भी तैयारी कर रहे हैं और अच्छा खासा तैयारी भी है। एग्ज़ाम हमने निकाला भी है। बीपीएससी जो है 1 फरवरी 2026 को पेश हुआ है, रविवार का दिन था। और ये बजट इस बार रविवार को पेश होने वाला मात्र दूसरा बजट है आज़ादी के बाद। पहली बार रविवार का दिन पड़ा था 1999 में, जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, उन्होंने पेश किया था बजट। तब निर्मला सीतारमण जी का यह 9वां बजट था। लगातार 9वां बजट पेश किए हैं वो, और एक बजट पेश कर देंगे 10वां तो मोरारजी देसाई से बराबर हो जाएगा, और 11 बजट पेश कर देंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड। इस बार देखें तो बजट का आकार 53.47 लाख करोड़ रुपए का था। राजस्व प्राप्ति हुआ था जिसमें 35.33 लाख करोड़, और पूंजीगत प्राप्ति हुआ था 18.14 लाख करोड़ का। और कुल खर्च जो होगा, राजस्व खर्च 41.25 लाख करोड़ होगा, और पूंजीगत खर्च होगा 12.21 लाख करोड़, जिस कुल मिलाकर दोनों मिलाकर हो जाएगा 53.47 लाख करोड़ का खर्च हो जाएगा। जो बजट है 53.47 लाख यानी कि 53,47,315 करोड़ आकार, जिसमें राजस्व प्राप्ति मात्र 35,33,150 करोड़ होता है, और पूंजीगत प्राप्ति जो होता है यह 18,14,165 करोड़ प्राप्ति होता है। लेकिन पूंजीगत खर्च जो होता है कम होता है। पूंजीगत प्राप्ति ज़्यादा है लेकिन पूंजीगत खर्च 12,21,000 करोड़ है, जबकि राजस्व खर्च 41,25,000 करोड़ है, जो राजस्व प्राप्ति की तुलना में ज़्यादा है। तो ऐसे पूछा जा सकता है राजस्व प्राप्ति ज़्यादा होता है या राजस्व खर्च ज़्यादा होता है? तो राजस्व खर्च ज़्यादा होता है राजस्व प्राप्ति की तुलना में, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति ज़्यादा होता है लेकिन पूंजीगत खर्च कम होता है। देखिए पिछले वाला फैक्ट देखें तो प्रथम बजट कब हुआ था भारत में पेश? 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था, अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। और जॉन मथाई पेश किया था गणतंत्र भारत में पहली बजट 1950-51 में, जबकि आज़ादी के बाद 1947 में सन्मुखम शेट्टी ने पेश किया था। और आर्टिकल 112 में भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जबकि राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख 202 अनुच्छेद में है। तो राजकोषीय के घाटा देखें इस बार कितना रह सकता है? 16,95,000 करोड़ रह सकता है, और राजस्व घाटा जो है 5,92,000 करोड़ रह सकता है, और प्राथमिक घाटा जो है 2,91,000 करोड़ रह सकता है, और प्रभावी राजस्व घाटा 99,442 करोड़ रह सकता है। अगर बोला जाए तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? राजकोषीय घाटा कितना रह सकता है? यह 16.95 लाख करोड़ रह सकता है। इसे 16,95,768 करोड़ कह सकते हैं, ज़्यादा है। और प्राथमिक घाटा कितना रह सकता है? 2.91 लाख करोड़ रह सकता है। इस दोनों को याद रखिए, बस हो गया। देखिए ये इसमें आया था कि 12 वर्षों की उपलब्धि भारत सरकार का क्या क्या है। निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि भारत सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धि है अस्थायित्व है। सरकार अस्थायित्व के साथ टिकी हुई है, राजकोषीय की अनुशासन बना हुआ है, न ज़्यादा गरीबी है न ज़्यादा अमीरी है। अमीरी तो खैर है ही है, असमानता है, लेकिन राजकोषीय की अनुशासन है, अच्छे से सरकार चला रही है, और कम मुद्रास्फीति है बना हुआ है। और चौथा जो है सतत विकास हो रहा है। तो पिछले 12 वर्षों की उपलब्धि सरकार की है, अस्थायित्व है, राजकोषीय अनुशासन है, कम मुद्रास्फीति है और सतत विकास। नेक्स्ट है बजट के 3 कर्तव्य। ये इंपॉर्टेंट है। बजट के 3 कर्तव्य जैसे उत्पादकता बढ़ाना और आर्थिक विकास करना, पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना, और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। बजट के ये 3 कर्तव्य हैं। पहला उत्पादकता बढ़ाना, आर्थिक विकास करना, जन आकांक्षाओं की आपूर्ति करना दूसरा कर्तव्य। बजट का तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास है। लेकिन बजट के 3 आधार पूछेंगे तो ये अलग हैं, इसलिए पीटी में ये ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है। बजट के 3 आधार हैं, अवसंरचना, मजबूत व वित्तीय क्षेत्र व एआई को बढ़ावा कर देना। ये 3 आधार हैं, अवसंरचना, मजबूत व वित्तीय क्षेत्र और एआई को बढ़ावा, ये 3 आधार हैं। नेक्स्ट है रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। बजट के अनुसार रुपया सबसे अधिक आता है ऋण से, बाहरी उधारी से, देवता से मिलता है, जो कुल देयताएँ हैं कितना 24%, जबकि 1 पैसे में आयकर जो है 21% आता है रुपया, और निगम कर से 18% आता है, जीएसटी प्लस अन्य कर से 15% आता है। रुपया जाता कहाँ है सबसे अधिक? तो करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्सा में 22% चल जाता है रुपया, और दूसरा जो है ब्याज अदायगी में चल जाता है 20%, और तीसरा केंद्र क्षेत्र की योजनाओं में चल जाता है 17%, और रक्षा पर 11%, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर चल जाता है 8%। तो रुपया सबसे अधिक कहाँ से आता है? उधार से आता है 24%, दूसरा आयकर से 21%, और तीसरा निगम कर से, जबकि जीएसटी से चौथा 15%। करों और शुल्कों में जाता सबसे अधिक है राज्यों के हिस्सा में 22%, आ रहा है 24% लेकिन जा रहा है 22%, और ब्याज अदायगी में जा रहा है 20%, और आ रहा था आयकर से वहाँ भी 21%, और केंद्र क्षेत्र की योजना में 17% जा रहा है, जबकि रक्षा क्षेत्र पर 11% जा रहा है, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 8% जा रहा है।
इस बार मंत्रालयों का आवंटन देखें बजट में तो रक्षा मंत्रालय पर 7,84,678 करोड़ आवंटित किया गया, गृह मंत्रालय पर 2,55,000 करोड़ आवंटित किया गया, कृषि मंत्रालय पर 1.40 लाख करोड़ आवंटित किया गया और शिक्षा पर 1.39 लाख करोड़ आवंटित किया गया। यानी कि कृषि पर जो है शिक्षा से मात्र 1,000 करोड़ कम और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 1.06 लाख करोड़ आवंटित किया गया और एमएसएमई मंत्रालय पर 24,566 करोड़ आवंटित किया गया था। तो मंत्रालयों पर सबसे अधिक आवंटन किस पर हुआ है तो रक्षा पर हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में 15% वृद्धि हुआ है। भारत के बजट में रक्षा का बजट जो है 15% बढ़ गया है। 14.81 लाख करोड़ पिछली बार रक्षा बजट था 14.81 लाख करोड़, इस बार जो है 7.84 लाख करोड़ है। गृह मंत्रालय का बजट जो है 2.55 लाख करोड़ और जबकि कृषि का 1.40 लाख करोड़, शिक्षा का 1.39 लाख करोड़ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का 1.06 लाख करोड़ है। एमएसएमई पर है, इसे याद रखना है, 24,566 करोड़ का है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में देखें क्या क्या बजट में घोषणाएं हुई हैं। तो कृषि क्षेत्र में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ का खर्च का अनुमान है। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के लिए कृषि शिक्षा प्लस अनुसंधान पर 9,967 करोड़ यानी कि 99 करोड़ खर्च होगा कृषि प्लस अनुसंधान पर। और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों अमृत सरोवर का विकास किया जाएगा। जबकि नारियल संवर्धन योजना लाया जाएगा ताकि नारियल उत्पादन का विकास हो सके, बागानों का, किसानों का काजू उत्पादन का वृद्धि हो सके, इसलिए नारियल संवर्धन योजना लाया जाएगा, बजट में घोषणा किया गया है। और भारत काजू प्लस कोक को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना इसका लक्ष्य है भारत का। बोला गया है भारत सरकार भारतीय काजू को और कोक को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल बनाएगा, इसका ब्रांड बनाएगा बस। और साथ ही कृषि के लिए भारत विस्तार नामक एआई टूल विकसित किया जाएगा। तो भारत विस्तार किससे संबंधित होगा? एआई टूल होगा, यह कृषि से संबंधित होगा। और महिला नेतृत्व वाली उद्यमियों के लिए कृषि में सी मार्ट प्रत्येक जिला में खोला जाएगा। तो सी मार्ट क्या होगा? महिलाओं से संबंधित होगा, यह कृषि से संबंधित होगा, सी मार्ट उद्योग होगा, प्रत्येक जिला में खोला जाएगा। नेक्स्ट विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई बजट में। तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह आपूर्ति निर्भरता को कम करेगा भारत की, और खनिजों के देश में जितने भी हैं उन्हें निकाला जाएगा, देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा खनिजों के क्षेत्र में। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर किस किस राज्य में? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में 3 केमिकल पार्क भी बनाया जाएगा। तो बजट के अनुसार कितने केमिकल पार्क? 3। और रेयर अर्थ कॉरिडोर किन राज्यों में? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। नीचे से केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारतीय सेमीकंडक्टर नीति यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आएगा। भारत को वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र बनाना, आत्मनिर्भर बनाना भारत को, इसका लक्ष्य है। इंडिया सेमीकंडक्टर नीति 2.0 आएगा, बजट में घोषणा हुआ है। कंटेनर निर्माण योजना भी आएगा। तो कंटेनर निर्माण योजना के 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ खर्च किया जाएगा कंटेनर निर्माण पर। भारत का तेज़ी से शिपमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है उत्पादन और निर्यात, इसलिए कंटेनर को उत्पादन किया जाएगा। 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टरों को पुनर्जीवित करके उत्कृष्ट एमएसएमई उद्यम बनाया जाएगा। कितने पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर? 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर को पुनर्जीवित करके उत्कृष्ट एमएसएमई उद्यम बनाया जाएगा। ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना, अब कोरियर निर्यात पर 10 लाख की सीमा समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जब अब कोरियर निर्यात जो होता था, जो उस पर 10 लाख की सीमा था, उसे समाप्त कर दिया गया और ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट है 10,000 करोड़ से एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना किया जाएगा। 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापना किया जाएगा। अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। कहाँ? तो वाराणसी और पटना में। अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम कहाँ? वाराणसी में और पटना में, काशी नगरी वाराणसी और पटना में विकसित किया जाएगा। ये बजट की घोषणाएं थी। पर्यटन में बजट की घोषणाएं क्या क्या है? तो इस बार बजट में पर्यटन के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना संस्कृति, आधुनिकता और धरोहर स्थलों का दस्तावेजीकरण करेगा इसके तहत। तो 15 पुराने स्थलों जैसे धौलावीरा, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, सारनाथ को अनुभवनात्मक सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा पर्यटन को, ताकि बढ़ावा दिया जा सके। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना किया जाएगा, तो जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर स्थलों का दस्तावेजीकरण करेगा। और 15 पुरातत्विक स्थलों को जैसे धौलावीरा को, राखीगढ़ी को, हस्तिनापुर को, सारनाथ को अनुभवनात्मक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और पूर्वोदय योजना के तहत जो है 4,000 ई बसों का संचालन भी किया जाएगा कनेक्टिविटी के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पूर्वोदय योजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्व के राज्य हैं ये। पूर्व योजना में ये 4 राज्य शामिल हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में 6 बौद्ध सर्किट बनाया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। 6 बौद्ध सर्किट पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, असम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में और मिजोरम में
बौद्ध सर्किट होगा। तो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर में, एक नागालैंड में बौद्ध सर्किट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है माउंट ट्रेल और माउंट टर्टल का भी विकास किया जाएगा, पक्षी विहार का भी विकास किया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो आखिर अब ये सवाल उठता है कि माउंट ट्रेल है क्या। देखिए माउंट ट्रेल वो होता है जैसे हिमालय हो गया क्षेत्र, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पूर्वी घाट हो गया, अराकू घाटी हो गया, पश्चिम घाट में जैसे पोढ़ी मलाई की पहाड़ी हो गया, इन सब पर जो भी जितने पर्यटन स्थल हैं उनको विकसित किया जाता है और एक कहते हैं परिवहन मार्ग दिया जाता है ताकि वहाँ सुगमता से आवागमन हो सके। इसे ही माउंट ट्रेल कहा जाता है। तो ऊंचाई वाले स्थानों का जो पर्यटन होते हैं उन्हें विकसित किया जाता है, परिवहन अच्छा बनाया जाता है, तो उसे माउंट ट्रेल। और माउंट टर्टल क्या होता है, तो माउंट टर्टल जैसे केरल, कर्नाटक, उड़ीसा जैसे राज्यों में यानी कि 14 तटीय राज्यों में प्रमुख दर्शनीय स्थलों का विकास किया जाएगा टर्टल ट्रेल के तहत। तो टर्टल ट्रेल जो होते हैं तटवर्ती राज्यों में जितने भी पर्यटन स्थल होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है परिवहन से, अगर विकास किया जाता है तो टर्टल ट्रेल वह होता है। पक्षी विहार का भी विकास किया जाएगा, जैसे पुलकिट पक्षी झील। पुलकिट कहाँ है पक्षी झील, तो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश में है। और लखपति दीदी योजना चर्चा में था, 2 करोड़ महिलाएं अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं और 2027 तक इसे 3 करोड़ करना है भारत में। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बजट में 1.39 लाख करोड़ का घोषणा हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.27% की वृद्धि को दर्शाता है। अटल टिंकरिंग लैब जो है 32,000 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा और 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना किया जाएगा। हर जिले में बालिका छात्रावास बालिकाओं के लिए खोला जाएगा और 4 टेलीस्कोप सेंटर भी स्थापित किया जाएगा खगोल और भौतिकी को बढ़ावा देने के लिए। तो शिक्षा के लिए ये था, हर जिले में बालिका छात्रावास, 4 टेलीस्कोप सेंटर और अटल टिंकरिंग लैब। 5 वर्षों में 50,000 स्थापित किया जाएगा, जिसमें 32,000 करोड़ खर्च। और बजट कितना शिक्षा पर, 1.39 लाख करोड़। नेक्स्ट है ऑरेंज इकोनॉमी। चर्चा में रहा ये ऑरेंज इकोनॉमी, बहुत चर्चा में, क्योंकि आधुनिक समय अभी टेक्नोलॉजी का है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, तो इसमें देखिए क्रिएटिव अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितने भी क्रिएटिव कला, संस्कृति, डिजाइन, मीडिया, इंटरनेट, कंटेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी आधारित इकोनॉमिक्स जो होता है ये ऑरेंज इकोनॉमी कहलाता है। और युवाओं के लिए फोकस किया जाएगा इस बार ABGC। ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ABGC जैसे एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग, कॉमिक्स। ए का मतलब है एनिमेशन, बी का मतलब विजुअल, जी का मतलब है गेमिंग और सी का मतलब है कॉमिक्स। सरकार ने इसे सनराइज उद्योग की श्रेणी में रखा है। किसे, तो ऑरेंज इकोनॉमी को ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब की भी स्थापना किया जाएगा ताकि ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना किया जाएगा 15,000 माध्यमिक प्लस 500 विश्वविद्यालयों में, जिसमें तकनीकी सहायता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बम्बई करेगा इसमें विकास। तो 5,000 प्लस माध्यमिक, 500 महाविद्यालयों में तकनीकी सहायता के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बम्बई स्थापना करेगा, इसको बढ़ावा देगा। ABGC एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग और कॉमिक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ये आ सकता है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत का, यानी कि पूर्वी भारत में एक नया डिजाइन संस्थान बनेगा। अब भारत में कुल कितने डिजाइन संस्थान हो जाएंगे, 8 डिजाइन संस्थान हो जाएंगे। तो भारत का 8वां डिजाइन संस्थान पूर्वी भारत में बनेगा। सरकार प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों के पास 5 विश्वविद्यालयी शहरों की स्थापना करेगी। सरकार की कहना है जितने भी लॉजिस्टिक केंद्र हैं वहाँ 5 विश्वविद्यालय शहरों की स्थापना किया जाएगा। डिजाइन केंद्र पूर्वी भारत में खुलेगा और 8 डिजाइन संस्थान हो जाएंगे भारत में कुल मिलाकर। नेक्स्ट है स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्र देखें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में 1.06 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है कैंसर, शुगर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए, और इस पर बढ़ावा दिया जाएगा। और कैंसर वाली 17 दवाओं पर जो कस्टम ड्यूटी है अब इसे माफ़ कर दिया गया है। प्रत्येक जिले में आपातकालीन प्लस ट्रामा केयर सेंटर की स्थापना किया जाएगा। 3 नए भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना किया जाएगा। 5 वर्षों में 1 लाख सहायक पेशेवरों की बढ़ोतरी किया जाएगा जो स्वास्थ्य से संबंधित है। और 5 वर्षों में भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ की घोषणा किया गया है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में 1.6 लाख करोड़ का खर्च, कैंसर, शुगर जैसी बीमारियों का सस्ता इलाज किया जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदिक 5 स्थापित होंगे, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा संस्थान AIIA जो है 5 स्थापित होंगे। प्रत्येक जिले में आपातकालीन ट्रामा सेंटर खोला जाएगा और 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी, कैंसर वाली 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दिया गया है। 1 लाख सहायक पेशेवरों की वृद्धि किया जाएगा 5 वर्षों में। 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे और 10,000 करोड़ की घोषणा किया गया है 5 वर्षों में बायोफार्मा हब बनने के लिए। नेक्स्ट है रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा किसे, तेजपुर और रांची के स्वास्थ्य संस्थान को। उत्तर भारत का निमहांस सेंटर जो है 2.0
स्थापित होगा उत्तर भारत में। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है निमहांस सेंटर किससे संबंधित है? तो मानसिक स्वास्थ्य उत्तर भारत में भी स्थापित किया जाएगा और निमहांस सेंटर पहला बेंगलुरु में खुला था। नेक्स्ट है अवसंरचना से संबंधित, देखें तो 20 नए बताया गया है NW बनेंगे, मतलब जलमार्ग बनेंगे, नेशनल वाटर हाईवे बनेंगे। तो 20 नए जलमार्ग बनेंगे जिसमें 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बम्बई पुणे स्पीड रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड पुणे हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, वाराणसी और सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर बनेगा जिसमें बिहार के 5 स्थान भी जुड़े होंगे। नॉर्थ बंगाल के डंकुनी से सुतर के बीच एक विशेष फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। अच्छा, इसमें से एक विशेष फ्रेट कॉरिडोर बनेगा डंकुनी से सुतर के बीच, बंगाल के डंकुनी से सुतर के बीच बनेगा। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। बम्बई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, हैदराबाद बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। 20 नए जलमार्ग भी बनेंगे। और विनिर्माण और वस्त्र के क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं? तो विनिर्माण और वस्त्र के क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज पोर्टल यानी कि खादी हथकरघा को बढ़ावा दिया जाएगा। हस्तांतरित के लिए समर्थ 2.0 मिशन लाया गया है। वस्त्र कौशल इकोसिस्टम बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पोर्टल क्या करेगा? खादी और हथकरघा को हस्तशिल्प को बढ़ावा देगा। समर्थ 2.0 वस्त्र कौशल उद्योग को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय फाइबर योजना प्राकृतिक कृत्रिम न्यू एज फाइबर को आत्मनिर्भर बनाएगा। राष्ट्रीय फाइबर योजना, देखिए विनिर्माण वस्त्र उद्योग के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पोर्टल, समर्थ 2.0 और राष्ट्रीय फाइबर योजना और मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है 16वां वित्त आयोग 2025 जो 26 से 31 तक इसकी सिफारिश है कि 1.4 लाख करोड़ रुपए का अनुदान राज्यों को दी जाएगी। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को 2000 जो 26 से 31 तक है 16वां वित्त आयोग, इसकी सिफारिश पर राज्यों को कितना अनुदान? 1.4 लाख करोड़ दिया जाएगा। ASCI स्कीम के तहत राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपया की सहायता दी जाएगी। तो राज्यों को ASCI स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का सहायता दिया जाएगा। नेक्स्ट है VBGR रामजी विधेयक, जिसे मनरेगा पहले कहा जाता था, इसका नाम करके जी रामजी विधेयक कर दिया गया है। अब इसमें 125 दिन का रोजगार मिलेगा। आवंटन इस पर किया गया है 95,692 करोड़। तो जी रामजी विधेयक पर 95,692 करोड़ का आवंटन, लेकिन मनरेगा पर भी अलग से आवंटन 30,000 करोड़ का किया गया है। क्यों? तो मनरेगा पर जब तक ये बीबी रामजी जो विधेयक है, जी रामजी विधेयक लागू नहीं हो जाता, तब तक मनरेगा भी चलता रहेगा साथ में, इसलिए 30,000 करोड़ इस पर भी आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है सुधार एक्सप्रेसवे, क्या है चर्चा में रहा? सुधार एक्सप्रेसवे जो है एक्सप्रेस सरकार के विभिन्न सुधार किए गए हैं जो विकास और उत्पादकता को रोजगार को बढ़ावा देते हैं, इसे ही चिन्हित किया गया है। सुधार एक्सप्रेस 350 सुधार हैं इसमें। सरकार जो भी सुधार किए हैं जैसे GST सुधार, श्रम संहिता सुधार, कानूनी सुधार, इसके तहत सरकार रोजगार उत्पादन वृद्धि विकास हुआ है, इसीलिए सुधार एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया है। 350 सुधार ऐसे किए हैं सरकार ने। नेक्स्ट STT टैक्स यानी कि प्रतिभूति बॉन्ड शेयर में जो STT टैक्स लगता है यह 0.2% था, जिसे बढ़ाकर 0.5% कर दिया गया है। भारत विस्तार चर्चा में था, ये क्या है? तो एक बहुभाषी AI टूल है जो किसानों के लिए कार्य करेगा, पहले भी आया था भारत विस्तार। नेक्स्ट है डेडिकेटेड केमिकल पार्क, किस मॉडल पर बनेगा? तो प्लग एंड प्ले मॉडल पर बनेगा। 3 पार्क बनेंगे, कितना खर्चा होगा? तो इस पर 600 करोड़ रुपया खर्च होगा। डेडिकेटेड केमिकल पार्क किस मॉडल पर बनेगा? तो प्लग एंड प्ले मॉडल पर बनेगा। 3 पार्क बनेगा और इस पर 6,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा डेडिकेट केमिकल पार्क पर। नेक्स्ट है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स बढ़ाने का अनुमान है, कितना बढ़ने का अनुमान है? तो 12.2 लाख करोड़ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म एसेट निर्माण इसे कहा जाता है कैपेक्स को। तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टर्म एसेट निर्माण, यह बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो सकता है। और इसमें जो है कैपेक्स में जब बढ़ते हैं GDP बढ़ता है कैपेक्स के बढ़ने से। नेक्स्ट है कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत 2047 तक 6% से बढ़ाकर कितना करना है? 12% कर देना है। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम को 6% से बढ़ाकर 12% करना है, कब तक? 2047 तक करना है। नेक्स्ट है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी कि CCUS कार्बन कैप्चर के लिए 5 वर्षों में कितना करोड़ खर्च किया जाएगा? तो 20,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। GDP के अनुपात में कर्ज 2026-27 में 55.6% है।
और जल जीवन मिशन पर खर्च कितना होगा 67,670 करोड़। पीएम सेतु योजना पर 6141 करोड़ खर्च होगा। तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए 5 वर्षों में कितना खर्च 20,000 करोड़ खर्च, जिसे CCUS कहा जा रहा है कार्बन कैप्चर के लिए। और जीडीपी के अनुपात में कर्ज 2026-27 में कितना है 55.6% है। जल जीवन मिशन पर 67,670 करोड़ और 6141 करोड़। पीएम सेतु योजना पर देखिए यहाँ है नए इनकम टैक्स अधिनियम 2025, इसको अलग से लिखा गया। देखिए नया इनकम टैक्स अधिनियम 2025 है, यह पुराना इनकम टैक्स अधिनियम आयकर अधिनियम 61 का स्थान लेगा और इसे लोकसभा में 11 अगस्त 2025 को लाया गया था, राज्यसभा में 12 अगस्त 2025 को और राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया था 11 अगस्त 2025 को और यह प्रभावी हो गया है 1 अप्रैल 2026 से। नया आयकर अधिनियम जो है 2025 वाला, यह 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। 2025-26 में जो है ना जीडीपी का ऋण अनुपात जो था, जीडीपी के अनुपात में कर्ज 56.1% था, जो 55.6 घटकर 1% हो गया। यही बात यहाँ लिखा हुआ था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के लिए बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। तो बिहार में बजट के लिए सिलीगुड़ी बंगाल जो है, सिलीगुड़ी से वाराणसी कॉरिडोर जो जाएगा, इसमें बिहार के 5 स्थल जुड़ेंगे, 5 जिले जुड़ जाएंगे सिलीगुड़ी वाराणसी कॉरिडोर से। 5 जिले में बक्सर, पटना, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज जुट जाएगा। अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा, तो दीघा पटना में किया जाएगा। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए दीघा पटना में भी शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। बिहार में 6 नए जलमार्ग विकसित होंगे, बजट में घोषणा किया गया है। बिहार में 6 नए जलमार्ग घोषित होंगे, जैसे NH यानी कि NW37 जलमार्ग जो होगा गंडक नदी पर, NW40 जलमार्ग होगा वो घाघरा नदी पर, NW54 जो जलमार्ग होगा यह कर्मनाशा नदी पर होगा, NW58 होगा यह कोसी नदी पर, NW81 पुनपुन नदी पर, NW94 यह सोन नदी पर होगा विकसित। तो जलमार्ग विकसित होंगे 6 बिहार में, जिनमें से याद रखना है आपको, जैसे सोन वाला 94 NW और कोसी 58 पर और गंडक 37 NW37। और देखिए पहले ही गंगा पर यानी कि NW1 से बिहार जुटा हुआ है गंगा नदी से, जिसकी कुल लंबाई सातों की अब 1187 किलोमीटर हो जाएगा। अब सातों की लंबाई जलमार्गों की 6 पहले एक से जुटा हुआ है इनसे बिहार और 6 नए जलमार्ग हो जाएंगे, तो बिहार अब 1187 किलोमीटर का जलमार्ग लंबाई वाला भी हो जाएगा। सी मार्ट खुलेगा जीविका दीदियों के लिए, इससे जीविका दीदियों को लाभ होगा। सी मार्ट स्वयं सहायता समूह के लिए महिलाओं को खोला जाएगा। स्वयं बोलता है सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर, अच्छा सी का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर है। 31 लाख जीविका दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ये थे बजट 2025-26 का इम्पोर्टेंट पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों, कृपया सपोर्ट भी किया करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें और यूट्यूब पर PDF पाने के लिए पोस्ट में जाइए और वहाँ से PDF मिल जाएगा। उसमें BPSC से संबंधित और भी बहुत सारे PDF हैं, जैसे PYQ के PDF हैं और भी हैं। धन्यवाद दोस्तों।